आज 71वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, यानी 70 साल पूरे हुए। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 70 साल में हमने देश को बहुत बदलते देखा। रजिस्ट्रार साहब ने अभी प्रीएम्बल पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन का। एक अच्छी परंपरा की शुरुआत हुई पूरे देश में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ महीने पहले हमारे विश्वविद्यालय के चांसलर और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के हैं, उन्होंने भी इस पर एक विशेष कार्यक्रम का राजभवन में आयोजन किया था और तब प्रीएम्बल पे काफ़ी बात भी हुई, कॉन्स्टिट्यूशन पे बात हुई। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेरणा देने का काम करता है और बहुत सारे शब्द थे उसमें, उसकी बात मैं थोड़ा बाद में करूंगा। लेकिन ये सही है कि 70 साल हो गए, 70 साल में बहुत कुछ अच्छा हुआ है, देश बदला भी है, संविधान की अपनी एक बहुत बड़ी उसमें भूमिका रही। और 2019 में एक और बड़ा काम हुआ, ये संविधान पूरे देश में लागू हो गया, एक जैसा लागू हो गया, मजबूती से लागू हो गया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से गुवाहाटी तक, मणिपुर तक पूरे देश में एक ही झंडे का राज्य स्थापित हुआ। तो जो थोड़ी कमी रह गई थी वो 2019 में पूरी हुई। हम सभी को बहुत बहुत बधाई और उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। देश को एक रखने में संविधान सफल हुआ, देश को मजबूत बनाने में भी सफल हुआ, देश को आगे बढ़ाने में भी सफल हुआ, स्वावलंबी बनाने में भी सफल हुआ। कई बार मन में सवाल आता है ना कि ये प्रश्न खड़ा हुआ है तो क्या संविधान इसका उत्तर देता है? तो अगर ध्यान से पढ़ें तो कहीं ना कहीं वो उसका उत्तर देने की कोशिश करता है। कई बार डायरेक्ट देता है, कई बार इनडायरेक्ट देता है, लेकिन देने का प्रयास संविधान जरूर करता है, चाहे वो मुश्किल का वक्त हो और चाहे शांति का वक्त हो। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं समझता हूं इस उपलब्धि के कारण ही संवैधानिक संस्थाओं के प्रति, संवैधानिक संस्थाओं और संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे व्यक्तियों के प्रति एक अच्छा भाव और श्रद्धा का भाव ये देश रखता है। ये बोलते हैं ना कि अब तो ये जो है राष्ट्रपति हैं, हमको उनकी इज्जत करनी चाहिए। ये एक सामान्य बात होती है, व्यक्ति की इज्जत हो ना हो, पद की इज्जत होनी चाहिए। मैं ये बात वाइस चांसलर के लिए नहीं कहना चाह रहा यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये सब संवैधानिक पद हैं जिन पर बैठे व्यक्तियों की इज्जत होनी चाहिए और लोग करते भी हैं, एक श्रद्धा का भाव रखते भी हैं। ये भी एक संविधान की बहुत बड़ी ताकत है। बहुत बार बात, अभी रजिस्ट्रार साहब ने भी इसमें थोड़ा कहा कि 26 जनवरी को 1950 को ये लागू हुआ, तो मन में कई बार सवाल आता है, कई बार इसका जिक्र होता भी है, बहुत लोग जानते भी हैं कि 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया? और भी कोई दिन हो सकता था। जो दिन होता वही पवित्र हो जाता, जो दिन होता वही खास हो जाता, जो दिन होता वही हम सबको प्रेरणा देता, लेकिन चुन के आया 26 जनवरी ही। तो इसके पीछे एक छोटी सी घटना है कि कांग्रेस का अधिवेशन था लाहौर में। अधिवेशन था 31 दिसंबर 1929, 2 दिन का अधिवेशन था। 31 दिसंबर 1929 और 1 जनवरी 1930, ये 2 दिन। आप ये सोचो, पंजाब के अंदर जनवरी के महीने में कितनी तो ठंड पड़ती थी, और वो अधिवेशन रावी नदी के तट पे था और तंबू वंबू लगे हुए थे रावी नदी के तट पे। और उस समय उसकी अध्यक्षता देश के पहले प्रधानमंत्री जो बाद में हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो पहली बार उस समय कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया। उस प्रस्ताव में उन्होंने ये कहा कि हम ब्रिटिश सरकार से ये मांग करते हैं कि 26 जनवरी 1930 से तक 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए। तब तक तो यही एक मांग होती थी उस समय तक। और यदि आपने 26 जनवरी तक नहीं दी, 1930 तक हमको नहीं दी, तो हम भारत को में पूर्ण स्वराज्य की मांग करेंगे। ऐसा प्रस्ताव कांग्रेस ने पास किया। प्रस्ताव पास हुआ, ब्रिटिशर्स ने न सुनना था न सुना, न उस पर सोचना था न सोचा, न उस पर कभी चर्चा करनी थी न की, यानी 26 जनवरी 1930 आ गई। उस दिन कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी, यानी डोमिनियन स्टेटस जिससे कांग्रेस हमेशा मांगती रही, वो उससे एक स्टेप आगे आ गए और उन्होंने कहा कि अब पूर्ण स्वराज्य हम मांगेंगे।
यहां से चेंज हुआ, वरना हम भी डोमिनियन स्टेटस के कंट्री बन सकते थे। ऐसा ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी प्रॉमिस किया था, बीच में भी कई बार प्रॉमिस किया, लेकिन उसको निभाया नहीं। तो अच्छा ही हुआ ये, वैसे तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ कि आज भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, स्वतंत्र हर दृष्टि से स्वतंत्र राष्ट्र है। अपनी हर नीति को बनाने के लिए, अपने हर कानून को लागू करने के लिए, अपनी हर नियत को इंप्लीमेंट करने के लिए भारत आज स्वतंत्र है। तो 26 जनवरी 1930 का जो कांग्रेस का संकल्प था, जब ये 26 नवंबर 1949 को बन गया, तो उन्होंने लागू करने की डेट बोल लगी, विद इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950। यानी लाहौर और वो रावी का तट इस बात के साक्षी हैं और इस बात के गवाह हैं कि उस दिन एक महत्वपूर्ण घटना जो हुई वो वहां पर हुई। लेकिन एक और बात कई बार मन में आती है कि रावी के तट पर इतना बड़ा संकल्प हुआ, लाहौर स्वतंत्रता की बहुत सारी घटनाओं का साक्षी बना। हम जानते हैं कि लाला लाजपत राय की शहादत लाहौर में हुई और उनका अंतिम संस्कार रावी नदी के तट पे हुआ। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को जब एक दिन पहले फांसी दी गई, तो इनके शरीर को ले जाकर सतलुज नदी के किनारे फिरोजपुर के पास जलाया गया। लेकिन जब सबको मालूम पड़ा, वापस लाया गया, उसको वहां से अलाए और अगले दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ रावी नदी के तट पर। यानी रावी की एक विशेष महत्व रहा। तो कई बार मैं सोचता हूं कि लाहौर ये पूछता तो होगा कि मेरा क्या कसूर था, मैं तो आपके साथ ही था। जितने आजादी के आंदोलन हुए उसमें कोई ऐसा आंदोलन बताओ जिसमें लाहौर की भूमिका ना हो। लाहौर हर गतिविधि का केंद्र था। रावी के पानी ने अपनी भूमिका अदा करी, सब कुछ हुआ। लेकिन जब आजादी मिली तो मैं सोचता हूं कि लाहौर सोचता होगा मेरा क्या कसूर था, मुझको क्यों छोड़ दिया आपने। रावी नदी का पानी भी सोचता होगा कि मुझको क्यों छोड़ दिया आपने। और तो और आप सोचिए झेलम नदी जिसने सिकंदर को आगे नहीं बढ़ने दिया, सिकंदर को आसानी से पार नहीं करने दिया, जिसने अनेक किस देश पर आक्रमण हुए और झेलम नदी पर दुश्मन ठिठका मतलब वहां पहला युद्ध हुआ, जरूर हुआ झेलम पे। जब झेलम पे हारे तो दुश्मन आगे आया, उस झेलम पर भी हमारा अधिकार नहीं रहा। ऐसे प्रतीक चिन्हों, ऐसे लोगों, ऐसे व्यक्तियों, ऐसी घटनाओं को याद करने का दिन है 26 जनवरी, कि जो हमारे पास होने चाहिए थे, हमारे पास है नहीं, लेकिन कम से कम हम उन्हें याद तो करना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। इसी कारण से मैं समझता हूं कई बार कि चिनाब और झेलम के पानी पर हमारा अधिकार नहीं है। हमने 100% उस पानी का अधिकार पाकिस्तान को दिया है। इंटरनेशनल ट्रीटी करी उस समय, न बंटते तो इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। यानी वेदों की रचना वहां पे हुई। महर्षि वाल्मीकि ने राम की कथा सुनाई। राम की कथा सुनाकर, मैं जानता नहीं कितने लोगों को पता होगा, महर्षि वाल्मीकि ने ये कथा सुनाई। कथा सुनाकर रामायण की रचना रावी नदी के तट पे हुई। वेदों की रचना उस जगह हुई। ऐसे कितनी सारी घटनाएं हैं। गुरु नानक देव जी ने अंतिम 17 साल वहां निकाले। उस सारी ऐतिहासिक संघर्ष की जो भूमि थी वो चली गई। आएगी कि नहीं आएगी ये तो पता नहीं है, लेकिन कम से कम हम उसको याद तो कर सकते हैं। ऐसे दिनों पे 15 अगस्त को, 26 जनवरी को हमको याद करना चाहिए, एक अच्छा भाव उनके लिए रखना चाहिए। और जो लोग शहीद हो गए इसके लिए, जिन्होंने लंबा संघर्ष किया, शहादत हुई उनकी, उनको भी याद करने का दिन है 26 जनवरी। किसी पोएट ने बहुत अच्छा कहा है कि वो भी आराम उठा सकते थे घर पे रहकर, उनको भी पाला था माँ बाप ने दुख सह कर, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये सोचा कि नहीं, हमको देश के लिए संघर्ष करना है, आवश्यकता है। अगर देश गुलाम है तो हमको उसके लिए एक पूरे का पूरा अपनी ताकत लगानी है। उन्होंने अपने सपने लगा दिए, अपने बच्चों के भविष्य लगा दिए, अपना घर बार लगा दिया। कितनी प्रताड़नाएं सही होंगी। आप में से बहुत लोग अंडमान निकोबार गए होंगे, वहां आप देखिए, वहां पर जब लेकर जाया जाता था कितना उनके साथ प्रताड़ना होती थी। ऐसे शहीदों को याद करने का दिन है 26 जनवरी। तो राष्ट्र को प्रेम सीखना होगा, हम लोगों को उनसे प्रेम करना सीखना होगा। वही राष्ट्र प्रेम है, उन शहीदों की शहादत से, भारत की बलिदानी परंपरा से, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों से। उनके प्रति अच्छा भाव रखो, श्रद्धा का भाव रखो, रखना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा देश प्रेम की अभिव्यक्ति का कारण है। भारत एक जमाने में नॉलेज सेंटर था,
यहाँ ज्ञान की परंपरा थी, विज्ञान की परंपरा थी, प्रज्ञान की परंपरा थी। तो भारत में 70 वर्ष में उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए और एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता है। आज सब मानते हैं कि मेटीरियलिस्टिक इकोनॉमी के दिन चले गए, यानी आज इकोनॉमी में मेटीरियलिस्टिक का मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से कोई भी इकोनॉमी बड़ी नहीं हो सकती। ये बहुत बड़े बड़े आजकल इकोनॉमिस्ट ये बात कर रहे हैं कि जो नॉलेज इकोनॉमी है उसका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में सबसे ज्यादा होगा, और भारत ऐसा पहले रहा है। अगर सोने की चिड़िया पहले था तो नॉलेज इकोनॉमी का बहुत बड़ा योगदान था। विश्वविद्यालय बहुत अच्छे थे, बड़े थे, दुनिया से लोग पढ़ने भी आते थे। आज उस तरफ बढ़ने के लिए जो नॉलेज सेंटर बनाने की बात है, उसके लिए भारत सोचने भी लगा है, कदम भी बढ़ा रहा है। और साथ में जो सबसे बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजी सुपर पावर कैसे बने। टेक्नोलॉजी की हमारी यूनिवर्सिटी है, टेक्नोलॉजी से हम लोग जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली सब लोग जुड़े हुए हैं। उसके लिए भारत टेक्नोलॉजी सुपर पावर कैसे बने, क्योंकि सबसे ज्यादा इकोनॉमी के लिए पैसा टेक्नोलॉजी से आने वाले 10-20 सालों में आएगा। पिछले 200-300 सालों में बहुत सारे इनोवेशन हुए, इन्वेंशंस हुए हैं, लेकिन अगले 30 सालों में इतने होंगे उतने उस टाइम में नहीं हुए। स्टीम इंजन से जब चली है, मॉडर्न सिस्टम से इतने सारे हुए, अब ये 30 साल में हमें अपनी भूमिका खोजनी है और टेक्नोलॉजी में भारत की भूमिका हो, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 131 करोड़ का देश बोरोड टेक्नोलॉजी से नहीं चल पाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। पर ये होगा कैसे? यदि हम एक रहेंगे, हम एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखेंगे, शांति होगी, मजबूती होगी, तो हम इन दिशा में नॉलेज पावर और टेक्नोलॉजी पावर की तरफ देश को लेके जाएंगे। ये भारत के बच्चों को, हम सबको सोचना भी चाहिए, अपनी भूमिका भी अदा करनी चाहिए। आपको ध्यान होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने सेक्रेटरी को जब बुलाया था, आज उस बात को कितना सोचने की जरूरत है, कितने दूरदर्शी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वीपी मेनन, और उन्होंने जब वीपी मेनन साहब को एक दिन बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरे पास तो बहुत वक्त नहीं है, मेरे पास बहुत वक्त नहीं है, शरीर भी उतना अच्छा नहीं है, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये धरती छोड़ने से पहले तुम 2 किताबें लिखते जाना, ताकि वो 2 किताबें लिखते जाना कि ये जो इंटीग्रेशन हुआ है, हमने जो सारा ट्रांसफर ऑफ पावर किया है, इंटीग्रेशन हुआ है, इसमें कितनी डिफिकल्टी आई है हमको, वो सारी बातें जैसा तुमने देखा है ना वैसे लिखते जाना। हो सकता है कि वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाए, हो सकता है किताब रोचक ना बने, लेकिन तुम अपनी कमेंट्री मत डालना इसमें। और तुम्हारे पास वक्त है, मेरे पास वक्त नहीं है। ये 1949 की बात है जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको कही। और मेनन साहब प्रीफेस में लिखते हैं, उन्होंने फिर 2 किताबें लिखी और दूसरी किताब खत्म करते लिखते हैं कि अब मेरा जाने का भी शायद हो जाए तो कोई चिंता नहीं, मैंने अपना सरदार से किया हुआ वायदा पूरा किया। उन दोनों किताबों के नाम, पहला है स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स और द ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, वीपी मेनन ने लिखी है। हम सबको पढ़नी चाहिए कि इतना आसान नहीं था। सरदार कह रहे थे कि इतना आसान नहीं था इसको जोड़ना, इतनी सारी समस्या थी, जटिलताएं थी, कानूनी पेच थे, दाव थे, पेच थे, बहुत कुछ था इसके अंदर। अगर सुलझाया है तो कुछ कमी भी रह गई होगी, तो देश के मेरे बच्चे आने वाले समय में उन कारणों को भी समझें। आपको हैरानी होगी, जितने इंटीग्रेशन के मुकदमे देश के चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सबसे ज्यादा ये बुक कोर्ट की जाती है। दोनों तरफ के वकील इसको कोट करते हैं कि ये परिस्थिति थी उस समय, आज आप ऐसा नहीं कह सकते। अब ये जो कश्मीर में 370 पे जो सारा मामला सुप्रीम कोर्ट गया, तो दोनों पक्षों ने ये किताब रेफर करी है, गवर्नमेंट ने भी करी है और जो लोग इसके विरोध में गए उन्होंने भी करी है। क्या थी? और वीपी मेनन साहब ने एक्सेशन का डॉक्यूमेंट जो था, एक्सेशन ऑफ इंटीग्रेशन का डॉक्यूमेंट भी ड्राफ्ट किया था। तो जैसा है वैसा लिखने का प्रयास हुआ। मैं समझता हूं कि हम सबको वो किताबें पढ़नी चाहिए कि ये परिस्थिति ऐसी नहीं थी और ऐसी रहती भी नहीं थी। आज अगर किसी विश्वविद्यालय में कोई नारे लग जाते हैं, उनको सोचना चाहिए कि आज तुमको नारे की आजादी लग रही है, किसके लिए आजादी लग रही है, तुमको सोचना चाहिए। और कितने दुर्भाग्य की बात है देश में ऐसा होता है। अगर तो ये बच्चों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसकी गंभीरता को भी समझना चाहिए। जागृति का एक पिक्चर का एक गीत है बहुत अच्छा इस मामले में, कि वो कहते हैं कि तूफानों से लाए हैं हम कश्ती निकाल के, तूफानों से लाए हैं हम कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो बच्चों, अच्छा पढ़ोगे तो अच्छे बनोगे, जब अच्छा पढ़ोगे तो अच्छे बनोगे। इसलिए मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, ये दोनों किताबें पढ़नी चाहिए। और जो लोग ये 2 किताब पढ़ लेंगे, कभी देश के प्रति खराब भाव आ ही नहीं सकता। ये इतना सरल था ही नहीं जो हमको हमारे पूर्वजों ने दिया, तो हम ये इतना सरल था ही नहीं जो हमारे बड़ों ने हमको दिया। हम अपने बच्चों के लिए कैसा भारत छोड़ना चाहते हैं,
हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी होगी ना हमारी पीढ़ी की, हम अपने बच्चों के लिए कैसा भारत छोड़ना चाहते हैं। हमारे पूर्वजों ने तो लड़कर, संघर्ष करके, भूखे रहकर आजादी के बड़े बड़े आंदोलन चलाए होंगे और मुक्ति मिली ब्रिटिशर्स से हमको, लेकिन उसके बाद हमारा भी तो दायित्व है। उन्होंने एक इंटीग्रेटेड भारत हमको दिया, यूनिटी इंटीग्रिटी की बात है, एकता अखंडता हमको दी, लेकिन आगे हम अपने बच्चों के लिए कैसा भारत देंगे, ये हमको कभी कभी दिन में, सप्ताह में, महीने में 5-10 मिनट सोचना चाहिए और अपनी अपनी उसमें भूमिका तय करनी चाहिए। और विश्वविद्यालयों की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, खासकर टीचर्स की भी, कि झंडे का हमारा आज सभी यूनिवर्सिटीज में यूजीसी ने कहा कि देश का झंडा लगाओ, हमने भी लगाया 40 मीटर का। तो अभी क्या हुआ, दिल्ली के 3-4 वाइस चांसलर मिले, तो एक ने कहा एनएसयूटी के वीसा मिले, वो कहते हैं हम तो 45 मीटर लगा रहे हैं, दूसरे ने कहा हम 50 मीटर लगा रहे हैं, आपसे बड़ा लगा रहे हैं। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम झंडा ऊंचा करने के लिए तो लगा रहे हो ना, हम तो चाहेंगे तुम 100 मीटर लगाओ, 200 मीटर का झंडा लगाओ, इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है हमारी आपसे। हमने पहले लगाया, आप लगाइए। हमसे कहते हैं हमने आपने पहले लगाया तो हमें आसानी है कि उससे ऊंचा लगाएंगे। ये अच्छा भाव है कि ऊंचा लगाइए झंडा। झंडे को देखकर हमारे अंदर एक गर्व का भाव आना चाहिए, गर्व का भाव आना चाहिए, प्यार का भाव आना चाहिए, कृतज्ञता का भाव आना चाहिए। बड़ौदा यूनिवर्सिटी जहां मैं पहले वाइस चांसलर रहा, उसकी पहली वाइस चांसलर थी डॉक्टर हंसा मेहता। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी मेंबर थी। और जब हंसा मेहता ने 14 अगस्त की रात को 1947 को हंसा मेहता ने ये झंडा प्राइम मिनिस्टर को, जवाहरलाल नेहरू जी को सौंपा था उस समय, तो उस समय उनकी आंखों में आंसू थे जब वो उस झंडे को दे रही थी, कि यानी मतलब बेसिकली उसका भाव तो पूरा ये है कि हम आजाद होने जा रहे हैं, हमारी अपनी व्यवस्था होने जा रही है। उस भाव को व्यक्त जब झंडा करता है, कहते हैं फौज वाले झंडे को गिरने नहीं देते, उसका मतलब तो यही है कि देश के स्वाभिमान को गिरना नहीं है, ये देश के गर्व को गिरना नहीं है, हमारी आत्मा को गिरना नहीं है। तो वो बहुत कुछ बोलता है, इस कारण से उसके प्रति एक अच्छा भाव रहे और देश के हित में हमारा हित है, ये हमेशा आप सबको, हमको, मुझे याद रखना चाहिए। और आपको ऐसा लगता हो ना कि देश का हित कुछ है और आपका हित कुछ है, तो इसका मतलब आप में गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। किसी भी देश के बच्चे का हित उसके देश से हित से अलग नहीं होता, और हमें ये मानना भी चाहिए कि देश की मुक्ति में हमारी मुक्ति है। उससे अलग सोचना, ऐसे ख्याल आना, ये सही बात नहीं। एक व्यक्ति मुझे मिले पिछले दिन, उन्होंने कहा जी मैं तो ग्लोबल सिटीजन हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप ग्लोबल सिटीजन हो, तो इंडियन पासपोर्ट रखते हो कि नहीं रखते? कहते जी पासपोर्ट तो रखना पड़ता है। मैंने कहा यार तुम पड़ता है का मतलब क्या है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पासपोर्ट जब मेरे पास होता है। वैसे तो पासपोर्ट ना भी हो तो मैं यहीं का हूं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पासपोर्ट रहे तो मेरे मन में गर्व का भाव आता है। तो बोलता है नहीं नहीं मैं तो ग्लोबल, मैंने कहा ग्लोबल सिटीजन नाम का तो पासपोर्ट निकलता नहीं है। देखो ऐसा तो कुछ नहीं है कि ग्लोबल सिटीजन का कोई पासपोर्ट निकलता होगा, ये तो एक सोच की बात हो सकती है कि ग्लोबल सिटीजनशिप की सोच है, अच्छी बात है। और भारत में तो हमेशा ग्लोबल सिटीजनशिप की सोच रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो हमारी तो वो रही ही है, वो होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्र की कीमत पर कोई सोच भी नहीं चल सकती है। यानी आपका देश तो गुलाम हो, आप सर्वे भवन्तु सुखिनः करते रहो, कौन पूछेगा आपको? तो ये बात बहुत है, इसलिए आज का दिन देश को प्रेम करने के संकल्प लेने का दिन है। टीचर्स और यूनिवर्सिटीज को अपने दायित्व के प्रति सजग होना चाहिए। ऐसा कोई काम करना भी नहीं चाहिए जो देश का हो, लेकिन इन बच्चों को तैयार करने की जिम्मेदारी टीचर्स की है। और जो लोग भी टीचिंग प्रोफेशन में आते हैं, उनका काम केवल क्लास पढ़ाना तो नहीं है, उनका काम केवल नया खोजना तो नहीं है, अच्छा नया इंसान बनाने का भी तो काम है। और टीचर्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब हम टेक्नोलॉजी पावर बनना चाहते हैं, आप योगदान करें, हम योगदान करें, लेकिन कम से कम इन बच्चों को अच्छा इंसान भी बनाएं और थोड़ा शौक सहने की आदत भी तो डालें। इसीलिए मैं बोलता हूं सबको एक स्पोर्ट्स का इलेक्टिव जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जब हम खेलते हैं तो रोज हारते भी हैं और रोज जीतते भी हैं। रोज हारते हैं, रोज जीतते हैं, उसमें समरसता का अपने अंदर भाव रखते हैं। ये एक बहुत आवश्यक है कि डीटीयू में कम से कम हम सभी लोग कोई ना कोई गेम खेलें। स्पोर्ट्स एक्टिविटी सबसे अच्छी है, जिस कारण से हम हारने जीतने की प्रैक्टिस तो हो। अभी तो जरा सी हार, जरा सा दुख, जरा सा ना बर्दाश्त नहीं है। माँ बाप भी बच्चे को एक बार ना बोल के दूसरी बार ना बोलने की हिम्मत नहीं करते,
और एक बार जब ना बोलते हैं तो सोचते हैं कि मैंने किला जीत लिया, और दूसरी बार बोला तो मैं ना कैसे करूं उसको। हमारे बच्चे हैं, उनको टोका भी जाएगा, समझाया भी जाएगा, ना भी कही जाएगी। और ना के ना में बहुत ताकत होती है और ना की बहुत पावर भी होती है। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। 26 जनवरी देश को शुभ हो, देश और शक्तिशाली बने, वैभवशाली बने, आगे बढ़े। आगे इसलिए बढ़े, इसलिए भारत इतना ताकतवर बने कि संसार के कमजोर देशों की मदद कर सके। ताकतवर की सब सुनते हैं, हमको किसी को जीतना नहीं है। भारत ने किसी पे आक्रमण नहीं किया इतने साल में। भारत अकेला देश है इस संसार में जिसने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। दूसरा देश हमारे बाद में अगर नंबर लगेगा तो चीन का नंबर आता है। यानी ये दो ऐसी व्यवस्था हैं जिन्होंने, चीन ने भी बहुत कम आक्रमण किए हैं, भारत ने बिल्कुल आक्रमण नहीं किए, चीन ने बहुत कम किए हैं। तो हमको कोई भी साम्राज्यवादी ताकतवर देशों से ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। अरे ये तो छोटे छोटे देश थे, 2 वर्ल्ड वार करा दिए, दुनिया के देशों पे आक्रमण किया, दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज काबू कर गए और उससे अपनी व्यवस्थाएं खड़ी करी। उनसे हमको नहीं सीखना है। अच्छी चीज सीखिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी हमको अपनी चीजें डेवलप करनी है। वो यूनिवर्सिटीज से होंगी, सिस्टम्स डेवलप होंगे। हमको रोल भागीदारी अपनी करनी है ताकि भारत आगे बढ़े। ताकतवर इसलिए बने कि दूसरों की मदद कर सके, हम ताकतवर इसलिए बने कि दूसरों की मदद कर सकें। याद रखना, ईश्वर उन्हीं हाथों को देने के लिए देता है जो दूसरों को देना जानते हैं। इस सब के साथ आपको पुनः शुभकामनाएं।